हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। ये हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स है सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन के लिए। आज का हमारा जो सेशन है ये नॉर्मल स्टडी सेशन नहीं है, इसमें हम एक्चुअली में आंसर लिखेंगे। ऑलराइट, तो ये हमारा पहला आंसर राइटिंग सेशन है। ओके, तो इसके अंदर हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक है नैनो टेक्नोलॉजी और एक है बायोटेक्नोलॉजी। इनसे प्रीवियस ईयर में टोटल मिला के 4 सवाल आए हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आंसर राइटिंग सेशन है, देखिए ऐसे तो मैं कुछ नए सवाल बना के आपसे पूछ सकता था, है ना, लेकिन मेरा ये मानना है और ये अच्छी भी बात रहेगी कि हम प्रीवियस ईयर के जो सवाल हैं वो सॉल्व करें, क्योंकि यूपीएससी में आपको पता है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी कितनी है ना। तो यूपीएससी के सिलेबस और यूपीएससी के पूछे गए सवालों से बड़ा कोई हमारे लिए मार्गदर्शक है ही नहीं, है ना। ये बात तो आप सबको समझते होंगे आप लोग। तो इसी सोच को एक नींव रखते हुए हमारा ये आंसर राइटिंग सेशन रहेगा। ऐसे सेशंस हर वीक में होंगे, हर हफ्ते में होंगे। तो कुल मिला के 4 से 5 होंगे या 6 भी हो सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन हम इनमें डिस्कस करेंगे, मॉडल आंसर डिस्कस किया जाएगा, है ना, कैसे आंसर लिखना है, क्या यूपीएससी पूछ रही है, सवाल को हम ध्यान से देखेंगे, जवाब को हम ध्यान से देखेंगे। ओके, और सारे पार्ट डिस्कस होंगे, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है। ओके, तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ, जो है नैनो टेक्नोलॉजी पे। तो आपके फायदे के लिए तो ये पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से इसको एक बार। Why is nanotechnology one of the key technologies of the 21st century? Okay, describe the salient features of Indian government's mission on nanoscience and technology and the scope of its application in the development process of the country. ये पूछा गया था 2016 में, 12.5 मार्क्स का था, 200 शब्द इसमें आप लिख सकते थे। तो सवाल को अगर तोड़ा जाए तो कैसे तोड़ेंगे? सीधी सी बात आपको दिख रहा होगा सीधे सीधे कि क्यों। पहली बात तो पूछ लिया है, नैनो टेक्नोलॉजी 21वीं शताब्दी में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बेसिकली ये घुमा फिरा के पूछा है, सिंपल सी बात ये पूछ रहा है कि वाई नैनो टेक्नोलॉजी, जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रौद्योगिकी है, ये इतनी जरूरी क्यों है। सिंपल सी बात इसने ये पूछी है। एक फंडा होता है, रीड बिटवीन द लाइन्स। मतलब क्या, सामने जो लिखा हुआ है ना वो तो आप पढ़ो ही, लेकिन उसका एक्चुअल में मतलब क्या है, असल में वो कहना क्या चाहता है, उस चीज को अगर आप पकड़ लो तो यूपीएससी का आधा खेल वहीं खत्म। क्योंकि अभी क्या होता है, देखो वो चीज क्या पूछेंगे, नॉर्मल सी चीज पूछेंगे या फिर जो चल रही है जिंदगी में रोजमर्रा में वही पूछेंगे, लेकिन वो थोड़ा घुमा फिरा के पूछेंगे ना, ताकि कोई भी आंसर कर देगा तो ऐसे तो पेपर कोई भी निकाल लेता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या ध्यान देना है, एग्जाम में थोड़ा सा शांत रह के आपको देखना है कि एक्चुअल में वो पूछ क्या रहा है। ओके, चलिए, तो पहला ये हो गया, सीधे से उसने इंपॉर्टेंस पूछ ली। उसके बाद उसने सीधे से पूछ लिया भारत सरकार के द्वारा जो ये प्रोजेक्ट चलाया गया है, ओके, जो ये मिशन चलाया गया है, उसके फीचर्स पूछ लिए। उसके बाद पूछ लिया कि नैनो टेक्नोलॉजी का देश के लिए डेवलपमेंट में क्या फायदा है। ये पार्ट्स हो गए इसके। इंपॉर्टेंस पूछ ली, फीचर्स पूछ लिया, किसके पूछे हैं, जो गवर्नमेंट का मिशन है नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी पे। उसके बाद उसने पूछ लिया देश के विकास में इसका क्या भाग्य है। ओके, ऐसे आपने सवाल को तोड़ लिया और समझ लिया कि यूपीएससी क्या पूछ रही है। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि देखिए नैनोटेक तो सबको पता होता है, सब पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंस भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं गवर्नमेंट कर क्या रही है, लेकिन ना ये पार्ट कई बार छोड़ देते हैं, ये हिस्सा जो है उसका प्रोजेक्ट का छोड़ देते हैं। और ये होता है क्योंकि कितना ही पढ़े इंसान, है ना। इसका भी मैं आपको तोड़ बताऊंगा एक। उसके बाद अब देखो, ये 2016 में थोड़ा काफी न्यूज में था, इसलिए करंट अफेयर्स से पूछा गया है। करंट एक होता है कि करंट अफेयर्स मतलब 1 साल का गैप होता है, जैसे 12 महीने के, पिछले 12 महीने के सवाल, कुछ कुछ होते हैं जो पिछले 24 महीने के सवाल से पूछ लेते हैं। तो वैसा नहीं था, ये 12 महीनों में से आया हुआ है। ओके, तो अब इंट्रोडक्शन कैसे करें, चलिए आंसर में अगर देखें तो इंट्रो कैसे स्टार्ट करोगे आप, कुछ सोचना चाहोगे मन में। जैसे बेसिक सी चीज है, अगर आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा आप डेफिनेशन से स्टार्ट करिए, और वो इंपॉर्टेंट भी है।
वैसे तो सवाल में डायरेक्ट पूछा नहीं गया है, तो आपके अंदर ऐसा थोड़ी सी इच्छा आ सकती है कि डायरेक्टली हम इसके रीजन से शुरू कर दें, इसके इंपॉर्टेंस से शुरू कर दें, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा एक बार उसको एक्सप्लेन कर दें, जो उसकी डेफिनेशन है, 1 लाइन या 2 लाइन में बस। ओके, उसके बाद आप डायरेक्ट बॉडी पे आ जाओ। ठीक है, क्या होता है ना, इंट्रोडक्शन देके ऐसे एग्जामिनर को समझ जाता है कि हाँ, इसको एटलीस्ट कम से कम टेक्नोलॉजी के बारे में इसको जानकारी है। अब अगर बॉडी पे आते हैं तो देखिए हमने क्या पढ़ना, क्या लिखना है इसमें कि ये क्यों जरूरी है। ठीक है, पहला पार्ट क्या है, जरूरी, क्यों जरूरी है। देखिए नैनोटेक 21वीं शताब्दी में इतना जरूरी क्यों है, बिकॉज एक मैं आपको वर्ड बताना चाहूंगा, ये एक बेस टेक्नोलॉजी बोल सकते हो आप इसको, या फिर मैं बताऊंगा इसका मतलब, या फिर एक एनेबलिंग टेक्नोलॉजी बोल सकते हो इसको। बेस प्रौद्योगिकी या एनेबलिंग प्रौद्योगिकी मतलब क्या है कि नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम दूसरी जो फील्ड्स हैं, दूसरी टेक्नोलॉजीज जो हैं, उनके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। जैसे ईंटों से घर बनता है, वैसे ही नैनो टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी बनेगी जब हम नैनोटेक को और दूसरी जो फील्ड्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर आप ले लीजिए, तो इनको अगर मिक्स करेंगे तो नई टेक्नोलॉजी बनेगी, नई चीजें पैदा होंगी। तो पहला पॉइंट यही है कि नई चीजों को बनाने की इसमें क्षमता है। ओके, उसके बाद क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इतना क्यों जरूरी है आज के जमाने में, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी बहुत सारे सेक्टर्स पे अप्लाई होता है। ये किसी एग्रीकल्चर में ही नहीं है कि ठीक है नैनो टेक्नोलॉजी सिर्फ एग्रीकल्चर में है या सिर्फ बायोटेक में है, या आप क्या बोल सकते हो सिर्फ दवाइयों में यूज होता है। नहीं, ये हर चीज में हो रहा है, कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है, कपड़ों में यूज हो रहा है। ये हमने हमारे लेक्चर में भी देखा था कि कितनी सारी एप्लीकेशंस है इसमें, है ना। चीजों को बनाने का तरीका चेंज हो गया है, इवन के जो जैसे मैंने अभी बताया कंस्ट्रक्शन में यूज होने लग गया है, और जो ग्लास होता है उसको बनाने में, चीजों के ऊपर परत लगाने में, अलग अलग परतें लगाने में, खाने में यूज होने लग गया है, विज्ञान में यूज होने लग गया है। तो इसकी जो एप्लीकेशंस है बहुत ज्यादा है। ओके, उसके बाद तीसरा पॉइंट अगर आएंगे हम इस पे, तो ये है कि अभी तक तो हमने जो डिस्कवर किया है एक तरीके से, वो और उसके आगे और भी चीजें जो हैं डिस्कवर हो सकती हैं, बेसिकली ये कहने का मतलब है। तो इसका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल आपको समझता होगा, उसके अंदर जो कुछ बनने की जो क्षमता है छुपी हुई, वो बहुत ज्यादा है। इसको मतलब पूरी तरीके से हमने खोजा नहीं है, इसके अंदर जो क्षमता है उसको पूरी तरीके से हमने टटोला नहीं है बेसिकली। ओके, फिर उसके बाद ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यूपीएससी के आंसर्स में आप 2 चीजें थोड़ा ध्यान रखिएगा कि भारत के संदर्भ में अगर नहीं पूछा है तो लिखिए, गवर्नमेंट के स्टेप्स जरूर लिखिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा। ओके, तो ऐसी ऐसी जो चीजें हैं मैं आपको बताता रहूंगा हमारे सेशंस के थ्रू, जैसे जैसे मेरे को क्लिक होगी, क्योंकि ऐसे तो मैं शुरू में 12-15 प्रिंसिपल्स जो हैं, है ना, गाइडलाइंस जो कह सकते हो, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आपको मैं उसकी जो आंसर में कैसे यूज करना है, इस्तेमाल करना है, अगर वही नहीं आपको बता पाया तो फिर मेरे जो सेशंस हैं आपके लिए फायदे में नहीं रहेंगे। ओके, तो ऐसे हम करेंगे कि बीच बीच में जो ऐसे छोटे छोटे प्रिंसिपल्स हैं आंसर लिखने के, वो मैं आपको बताता रहूंगा। ओके, अब भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मैंने अपने लेक्चर में पढ़ाया था, मिस्टर CN राव, प्रोफेसर CN राव ने 2006 में बोला था कि हमारे पास नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन लाने की अभी क्षमता है, मतलब हम अभी लेट नहीं हुए हैं। हमने सेमीकंडक्टर का तो मिस कर दिया था, लेकिन बाकी देशों के साथ, बाकी दुनिया के साथ हम नैनो साइंस में और टेक्नोलॉजी में एक ही लेवल पे हैं, कोई भी आगे नहीं है, कोई भी पीछे नहीं है। तो हमारे ऊपर है हमें फायदा उठाना है कि नहीं, समझे। तो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ऐसे आंसर बना सकते हो। ठीक है, और ये तो मैंने तो एक्सप्लेन किया, लेकिन जब आप लिखने जाओगे ये एक एक 2-2 लाइन में खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये हुआ पहला पार्ट। दूसरा पार्ट मिशन के बारे में हमें पढ़ना है। अब मिशन के बारे में क्या है, देखिए सीधी सी बात है, ये रटने वाली चीज है, ये थ्योरेटिकल चीज है, इसमें मैं आपको ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ये अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप जनरल आंसर भी लिख सकते हो इसमें। देखो सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। पहली बात तो उन्होंने कहा, जो फीचर्स हैं उसमें उन्होंने कहा कि पहला तो है कैपेसिटी बिल्डिंग। ये थोड़ा थ्योरेटिकल चीज है इसलिए, बट मैं इसको समझाता हूं आपको। कैपेसिटी बिल्डिंग बेसिकली क्या होता है कि जिसके थ्रू कोई इंसान या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन
वो अपने आप को इंप्रूव करती है, बस आप ये समझ लो सिंपल सी भाषा में। और कैसे इंप्रूव करती है? नई चीज सीखेगी, है ना, नया शौर्य अपने अंदर वो पैदा करेंगे कुछ, या फिर नई चीजों को इस्तेमाल करेंगे। तो कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब अपने अंदर क्षमता बढ़ाना कुछ नया करने के लिए, क्षमता बढ़ाना अपने के लिए अंदर कुछ नया करने के लिए। तो इससे क्या है कि यहां पे क्या होता है, इस मिशन का एक वो है कि कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाएगी कि रिसर्च के अंदर भारत में रिसर्च अच्छे से हो पाए। सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, तो ये कैसे करेंगे? सीधी सी बात है, पैसा देके, है ना, सरकार पैसा देगी ना। उसके बाद इसके अंदर क्या है, ये मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको कि एक चीज होती है सेंटर फॉर एक्सीलेंस। ओके, उसमें क्या है कि वहां पे लोग पढ़ाई करने आ सकते हैं, रिसर्च करने आ सकते हैं, ऐसे। अब आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर। सीधी सी बात है, कोई चीज देखो, जब कोई चीज डेवलप हो रही होती है तो खासकर डेवलपिंग नेशंस में, विकासशील देशों में, उनके लिए चीजें नहीं होती हैं। जैसे आपने कई जगह देखा सड़कें ही नहीं है, तो वैसे ही नैनो टेक्नोलॉजी के लिए लैब्स नहीं है जहां पे टेस्टिंग हो पाए, है ना। जो हमारी इंडस्ट्री है, प्राइवेट सेक्टर जो है, उसके साथ लिंक नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चीजें आ जाती हैं। वैसे आपको ये पेपर में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ये एक बार हम देख लेते कितने मार्क्स का है ये। साढ़े 12 का 200 शब्द है, तो आप 1 लाइन से 1.5 लाइन लिख सकते हो इसमें, क्योंकि अभी एक और पार्ट बाकी है ना। तो फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, ये तो आपको समझ में आएगा कि भारत के साथ जो दूसरे देश हैं, है ना, उनके साथ मिलके कुछ काम किया जाए। बाहर के जो रिसर्च हैं उनको भारत में बुलाया जाए, भारत की यूनिवर्सिटीज के साथ कुछ मेल जोल के कोई प्रोग्राम बनाया जाए। ओके, नेक्स्ट पार्ट है कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसके साथ, मतलब जो भी चीज बन रही है उसका रिसर्च में ही ना पैसा लगता रहे, उसका अप्लाई भी हो, मतलब उसके लिए प्रोडक्ट बने ऐसे जो असल में इस्तेमाल हो सके। सिर्फ रिसर्च में बैठ के कंप्यूटर में या फाइलों में डाटा बैठा के नहीं रखना है, वो चीज को पैदा करके उसको भारत के लिए इस्तेमाल करना है। ओके, ताकि हमारे यहाँ हेल्प आए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब ये आपको समझता होगा, है ना। इसमें क्या होता है कि जो स्किल्ड, जिन लोगों को काम आता हो वैसा मैन पावर बढ़ाना है। बेसिकली ये तो बेसिक कंसेप्ट है, ये तो आपको समझता होगा, है ना, ताकि हम आगे के लिए रिसर्च बना पाए, है ना। नींव तो यही लोग होते हैं ना, इंसान ही तो नींव होता है हर टेक्नोलॉजी का। इंसान ही रिसर्च नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा। ओके, तो ये हमने अभी क्या देख लिया, जो मिशन था उसके फीचर्स देख लिए। अब ये भारत के लिए टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, हमारे विकास में हमारी कैसे मदद कर सकती है, अभी वो देखते हैं। देखिए, मैंने अभी हमारा जो लेक्चर हुआ था उसके अंदर पूरा एक्सप्लेन किया था कि उसकी जो एप्लीकेशंस है वो हमारे लिए कैसे हेल्प कर सकती है ना। तो मैं फटाफट इसमें आपको, जैसे मैंने यहाँ तो मोटा मोटा पॉइंट्स लिख दिया है, मैं फटाफट आपको हल्के हल्के छोटे में बता देता हूँ। जैसे एग्रीकल्चर में अगर आप उसको यूज करेंगे तो जो प्रोडक्टिविटी होती है, जिसका सिंपल सा मतलब होता है कि जितना आप उसमें इनपुट दे रहे हो और उसका आउटपुट कितना आ रहा है, ये बढ़ानी है। जो खाना है, फूड, उसकी सेफ्टी, है ना, उसको बढ़ाना, उसकी लाइफ बढ़ाना, ज़्यादा देर तक फ्रेश रहे, ये सब चीज़ें। मेडिकल तो आप तो देखो, आपको बहुत कुछ पता होगा इसमें, मैंने पढ़ा है भी था कि कैंसर की ट्रीटमेंट है इसमें। उसके बाद जीन एडिटिंग आप ले सकते हो इसमें। उसके बाद डायबिटीज़ के अंदर हो रहा है यूज़, है ना। उसके बाद स्टेम सेल थेरेपी, जीन थेरेपी, है ना, जो बताया अभी। टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, इसमें देखिए क्या होता है कि कपड़े के ऊपर एक परत लगा देते हैं, ठीक है। उससे कपड़ा क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है, बेसिकली जल्दी धुल जाएगा, स्ट्रांग होगा, फटेगा नहीं जल्दी, फ्लेक्सिबल होगा। जैसे जो बहुत अच्छे, बहुत मतलब एलीट, मतलब ओलंपिक लेवल के जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए कपड़े बनते हैं, वो जल्दी सूख जाते हैं, है ना। और वो ऐसे होते हैं कि उन पे जो फ्रिक्शन है वो भी कम लगता है दौड़ते हुए या एक्सरसाइज करते हुए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर एनर्जी, इसके बारे में भी मैंने पूरा पढ़ाया था। इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आप बोल सकते हो कि उसको बनाने में आसानी होगी, है ना। और उसके बाद जो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो चिप होती है ना, चिप बनती है, वो और ताकतवर बनेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर चलिए, ये दो हमने देख लिए, 3 चीज़ें। ओके, अब इसके बाद मैं आपको, हाँ, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको नहीं पता है तो क्या करेंगे।
ठीक है। इसमें पहले तो फीचर्स देखो, आपने अगर, मैं सोच रहा हूं कि अगर आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है तो आपने ये तो जरूर पढ़ा होगा कि ये मिशन आया क्यों, है ना। ये पहले आया था 2007 में। ये क्या चाहते थे कि इसमें ही वर्ड यूज किया गया है कैपेसिटी बिल्डिंग। इनका मकसद ये था कि भारत में कैपेसिटी बिल्ड हो नैनो टेक्नोलॉजी की रिसर्च और एप्लीकेशंस बनाने के लिए। तो इससे एक फायदा ये निकला कि भारत पूरे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे टॉप 5 नेशंस में आ गया है, जिसमें पब्लिकेशंस हमारी इतनी सारी हो गई हैं। हमने जो पब्लिकेशंस इस मिशन के बाद शुरू करी हैं, इस मिशन की वजह से, इस मिशन के मदद की वजह से भारत टॉप 5 में आ गया है टोटल पब्लिकेशंस में। ओके। और एक और आपको पता होगा कि ये जो मिशन है ये चाहता है कि भारत एक ग्लोबल नॉलेज हब बने, मतलब जो ज्ञान है उसका एक तरह से हब बने, ठीक है, भंडार बने नैनो टेक्नोलॉजी में। अब एक चीज देखो, ये ट्रिक जो है ये क्या होता है, देखो जब आप बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ते हो या प्लान्स के बारे में पढ़ते हो तो आपको दिख जाता है कि कुछ चीजें कॉमन होती हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो बहुत चीजें जो होती है कॉमन होती है उनमें, जैसे फंड, ओके, ह्यूमन रिसोर्स जो होता है उसका डेवलपमेंट, ओके, उसके बाद अगर कोई डेवलपिंग चीज हो रही है तो उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग जरूर होती है, ओके। उसके बाद दूसरे देशों के साथ कोलैबोरेशन तो भाई आजकल हर जगह हर कोई कर रहा है, ठीक है, अकेले तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो ये सब चीजें थोड़ी कॉमन है। अगर मैं आपको पहले बताता तो आपको लगता है कि आंसर से डिराइव किया है, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा होगा। लेकिन ये चीज जब आप दूसरी स्कीम्स देखोगे ना, ये सबसे कॉमन होता है, और ये खासकर उसमें एजुकेशन, हेल्थ, इन सब में सबसे कॉमन होता है ये, क्योंकि ये चीजें हैं नहीं ना, समझ रहे हो। तो अगर आपको मिशन के बारे में पता नहीं है, आप ये जनरल चीजें भी लिख सकते हो। तो ऐसे आप एक अननोन सवाल को जनरल वे में आंसर कर सकते हो। ओके, ये चीज हो गई, ठीक है। तो जनरल आंसर की ट्रिक हो गई, ऐसे आप बना सकते हो। बट ये कब आता है, जब आपने काफी पढ़ा हो, ठीक है। काफी भी क्या, अगर आपने 4-5 भी पढ़ लिया ना और आप ऐसी पैनी नजर से आप एक स्ट्रक्चर में सोचने की कोशिश करो, तब ये काम होता है। ये बात प्लीज हमेशा ध्यान रखना कि स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। अगर आप स्ट्रक्चर में नहीं सोचोगे तो गड़बड़ होगी। तब आप कैसे है ना, दिमाग ही आपका स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप सोचोगे कैसे, लिखोगे कैसे स्ट्रक्चर, है ना। तो ऐसे सोचो। चलो कंक्लूजन पे आते हैं। अब इसमें आप कैसे लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि देखो ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत बहुत ज़रूरी है, जैसा हमने देखा ये एक एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ये आने वाले वक्त में दुनिया का नक्शा बदल सकती है, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया था, प्रोजेक्ट बनाया था 2007 में, गवर्नमेंट को समझ में आ गया था, गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी स्टार्ट किया, ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसमें ये पॉइंट ज़रूर मेंशन कर देना कि जैसे गवर्नमेंट जो है चाहती है कि मेक इन इंडिया, वैसे ही मेक नैनो इन इंडिया, ऐसा कुछ करके या फिर ऐसा बोल सकते हो कि भारत को एक नैनो मैन्युफैक्चरिंग हब आप बना सकते हो। और यहां पे आप CN राव का स्टेटमेंट डाल सकते हो कि इस नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी में हम दुनिया के बराबर हैं, तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे एंड कर सकते हो एक फ्यूचरिस्टिक नोट पे, और आप ये भी बोल रहे हो कि गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है, ओके। उसके बाद आप अगर थोड़ा सा चाहते हो नेगेटिव लिखना तो आप ये बोल सकते, बट इसका काफी पॉजिटिव रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भारत अभी 5th नंबर पे हो गया है पब्लिश होने में, जो नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जर्नल्स होते हैं। तो ये अच्छी चीज है एक्चुअली। तो सरकार ने भी अच्छा स्टेप लिया है, जागरूक है उसकी तरफ, तो इसको आप यूज करो, पॉजिटिव आंसर आएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल पे भी चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा बायोटेक्नोलॉजी का है। नैनो टेक्नोलॉजी से अभी तक एक ही सवाल आया था, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी पे चलते हैं और इसके सवाल को देखते हैं। इसका पहला सवाल है, ये हमारे सेशन का दूसरा सवाल है, बट बायोटेक्नोलॉजी का पहला सवाल है। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी जो हमारे फार्मर्स है उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़ा सकते हैं। अब लिविंग स्टैंडर्ड्स आपको पता होगा, इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा, है ना, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली इसको रिलेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं आंसर को। देखिए बायोटेक हमने जैसे आंसर डिस्कस किया है, हमारे लेसन में डिस्कस किया है, ओके। तो जो फार्मिंग में अप्लाई होता है उसको बोलते हैं ग्रीन बायोटेक, या एग्रीकल्चर में जो अप्लाई होता है उसको ग्रीन बायोटेक बोलते हैं।
अब देखो आपको फार्मिंग का तो पता ही है ना। अगर देखो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन। 2-3 तरीके मैं आपको बताऊंगा या 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे आप यूज कर लो, जो आपको कनेक्ट होता हो आप कर लो, क्योंकि देखो ये एक डिस्कशन है। मैं आपको जितना ओपनली डिस्कस करूंगा उतना, पता क्या होता है कि हम पढ़ते इतना है, ठीक है, याद इतना रहता है, लिख के एग्जाम में इतना आते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मैं जितना हो सके डिस्कस आपसे कर सकूं, ताकि आपको जो याद लगे, जो याद रहे, जो अच्छा लगे वो आप लिख कर आओ, समझे। मेन पॉइंट वो है। तो देखो जैसे आपको पता है कि भारत में 50% से ज़्यादा जो वर्क फोर्स है वो पैसे के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। लेकिन इसमें इशू क्या आ रहा है कि ये इसमें उतना, जैसे बोल सकते हो, फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं मिल रहा है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए हम बायोटेक यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये हो गया कि काफ़ी जगह पे डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई है। कई जगह पे ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया था, कई जगह पे नहीं हुआ था। तो वहां पे भी आप ऐसे यूज करके बायोटेक्नोलॉजी को सबके लिए फार्मिंग अच्छी कर सकते हो, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी ऐसे फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और पॉइंट आप लिख सकते हो कि देखो जो फार्मिंग बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इतना फार्मिंग को अफेक्ट कर सकता है कि चीज़ पैदा करने से लेके चीज़ का प्रोसेस करना, चीज़ को फिर बेचना, इन तीनों में इन तीनों में बायोटेक्नोलॉजी फार्मिंग की मदद कर सकता है, ठीक है। मार्केटिंग में तो कम होगा, लेकिन कम से कम पैदा करने में, उसका प्रोसेस करने में, पैकेजिंग करने में बहुत हेल्प करेगी। और ये हमने देखा भी है। मैंने जो बायोटेक का आपका सेशन लिया था उसमें एक स्पेशल अटेंशन दिया गया है इसको, एग्रीकल्चर को। ओके, तो चलिए अब इसका मेन बॉडी देखते हैं। तो सवाल आपको समझ में आ गया। इसने डायरेक्टली सवाल पूछा है कि बायोटेक्नोलॉजी कैसे इंप्रूव कर सकती है। तो या तो हम बायोटेक की, हाँ, तीसरा पॉइंट एक हो जाएगा, बायोटेक की आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो। बट देखो हर कोई करेगा वो, है ना। सबसे अच्छी बात क्या है, आप डायरेक्ट उसको एग्रीकल्चर से लिंक करो, तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बच्चा या बच्ची ये प्रॉब्लम समझता है, क्या इशू हो रहा है फार्मर्स के साथ। ओके, चलो अब बॉडी देखते हैं। उसमें देखो आप क्या लिख सकते हो, ये भी ऑलरेडी सबको पता होगा, ये तो सिंपल से प्री का नॉलेज है, इसमें कोई एनालिसिस नहीं है ना। एनालिसिस कहाँ आता है, सवाल को समझने में, उसको स्ट्रक्चर करने में। आधा कंटेंट तो देखो प्री से ही आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, क्योंकि जो स्टैटिक पार्ट है, जो फैक्चुअल पार्ट है, वो वहीं से आएगा, है ना। तो इसमें आप क्या बोल सकते हो कि देखो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे करेंगे, है ना। उसके देखिए जो आउटपुट है वो बढ़ा सकते हो, वो कम फर्टिलाइजर ले ऐसा बना सकते हो। तो बेसिकली जेनेटिकली, पहला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर जो प्लांट है, सीड है, उसको यूज करेंगे, किसकी वजह से, बायोटेक की वजह से वो बनेगा। तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्लाइमेट रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ड्रॉट के अगेंस्ट जैसे आप बोल सकते हो, है ना। गर्मी सहन कर पाएगा पौधा बहुत, पेस्ट जो होते हैं जो ये उनको झेल पाएगा, है ना। ये क्लाइमेट रेजिस्टेंस हो गई। उसके बाद फूड फोर्टिफिकेशन में कैसे होता है, मैंने जैसे गोल्डन राइस का एग्जांपल लिया है ना। इसमें देखो जो खाना है उसको पैदा होने से पहले और पैदा होने के बाद दोनों में आप कर सकते हो। गोल्डन राइस का मैंने दिया था, विटामिन ए में ये रिच होता है, तो इसको पहले ही चेंज किया जाता है, सीड को चेंज किया जाता है। बट उसके बाद कैसे होता है, देखिए जैसे कॉर्नफ्लेक्स आते हैं आजकल, या ओट्स आते हैं, ये फोर्टिफाइड आते हैं, मिल्क, दूध आता है, इसमें ये लोग क्या करते हैं, विटामिन ऐड करके दे देते हैं, मिनरल्स ऐड करके दे देते हैं, इवन के पानी आजकल आ जाता है फोर्टिफाइड, है ना। तो ये चीज होगी। हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, इसके अंदर क्या हो सकता है, सेम चीजें कि क्लाइमेट रेजिस्टेंट हो सकता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, ज़्यादा जल्दी पैदा हो सकता है फ्लावर जैसे, और उसके बाद ज़्यादा फ्रेग्रेंस हो अच्छी उसकी, और लंबी लाइफ हो। तो और सबसे अच्छी बात आपको ये पता होगा कि ये फार्मर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पैसा, बहुत पैसा मिलता है इसके अंदर, सबसे ज़्यादा तो नहीं कह सकते बट बहुत पैसा मिलता है हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में। तो ये भी एक चीज़ आप ऐड कर सकते हो इसमें। ओके, फिर एक और हो जाता है कि जो मतलब जो पैदावार है या उपज जो है, ओके, उसका देखिए जब वो हार्वेस्ट हो जाती है तो उसके बाद खराब कम हो। आपको पता होगा एक टर्म होती है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, मतलब जब वो चीज़ पैदा हो गई उसको स्टोर करने के लिए जगह नहीं है, उसको अच्छे से सेफली ट्रांसपोर्ट करने की हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, तो क्या करेंगे, तो चीज़ खराब होगी। आपको पता होगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन में चीज़ें सड़ रही होती हैं,
क्यों सड़ रही हैं? इसी वजह से ना। तो वहां ये हेल्प करेगा, एक वो पॉइंट हो गया। तो उसके बाद आप एनिमल हस्बेंड्री पे आ जाओ। देखो किसान के बारे में 360 बारे में सोचो, है ना। वो नॉर्मल चीजें भी उगाएगा, फिर हॉर्टिकल्चर पे भी ध्यान दे सकता है, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री पे ध्यान देगा, फिर उसका इनपुट क्या होता है, फर्टिलाइजर वगैरह होगा, है ना। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे हम सोच सकते हैं, पहले तो ये इनको कवर कर ले। तो जीएमओ हो गया, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री में हेल्प करेगा, बेटर ब्रीड हो सकती है बोवाइंस की, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं उसको। फार्म एनिमल जो रहते हैं हमारे खेतों पे, जो जानवर है, उनको अच्छे से ब्रीड किया जा सकता है। ओके। फिर फर्टिलाइजर जैसे वर्मी कंपोस्ट, बेसिक बायोटेक्नोलॉजी है ये, बायोपेस्टिसाइड्स। उसके बाद इसको, अभी इसमें क्या होता है देखिए, इससे सॉइल, इनको यूज करेंगे तो क्या होगा, एक किसान का फायदा तो होगा, लेकिन जो मिट्टी है उसका भी फायदा होगा। ये सॉइल की प्रोडक्टिविटी, हेल्थ सब बढ़ाएगा। ठीक है। अभी एक स्टबल बर्निंग का पॉइंट है, उसको हम बायोफ्यूल में उगाने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, किसान को फायदा होगा ना, पैसे मिलेंगे, तो क्या होगा, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। फिर एक एग्रीकल्चर मोलेक्युलर फार्मिंग है, ये भी एक, मतलब ये अगर कंसेप्ट आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो यू कैन इग्नोर ऑल्सो। ठीक है। तो ये देखो, ऐसे आप एनालाइज करो कि किसान की लाइफ में कैसे कैसे हेल्प करेगा। ओके। अभी देखो, अब एंड कैसे करना है। एंडिंग के लिए देखो, आप वही फ्यूचर से रिलेट करो, अगर कुछ गवर्नमेंट स्टेप पता है वो लिख दो। ओके। वैसे इसमें तो आपको पता ही है कि हमने ऑलरेडी स्टेप्स बता दिए हैं, तो गवर्नमेंट ऑलरेडी स्टेप्स ले रही है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो कर रहा है काम। बट अगर नहीं पता है तो कैसे लिखेंगे। चलो मान लो मैंने एक तरीका बता दिया, फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट स्टेप एंड ऑल दैट, ये सब बता दिया। अब ये नहीं पता तो क्या करोगे, आप उसको लिंक करो। लिंक किससे करोगे, दूसरी जीएस टॉपिक से। जैसे क्या, फूड सिक्योरिटी ले लो, पॉपुलेशन ले लो। अब इसमें क्या लिखोगे कि दुनिया की पॉपुलेशन इंक्रीज होने वाली है ना, उसमें तो कोई दो राहें नहीं है। तो अभी देखो बायोटेक, देखो अभी हमने देखा कि एक फार्मर की लाइफ के हर पहलू को इफेक्ट कर रहा है वो, है ना। तो सिर्फ फार्मर्स का नहीं फायदा होगा, उनका मतलब बेसिकली मैं कहना चाहता हूं कि फार्मर्स का तो फायदा होगा ही होगा, जो दूसरी पॉपुलेशन है उनको फूड सिक्योरिटी भी मिलेगी। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा आप ये लिख सकते हो कि फार्मर्स का तो हेल्प हो रहा है हर पहलू में, तो उससे क्या होगा, अगर आपको याद हो गवर्नमेंट की स्कीम कुछ डबलिंग फार्मर्स इनकम है ना, एक वो हो गया। फिर दूसरा आप थोड़ा अगर इमोशनल कर पाओ एग्जामिनर को, वो भी अच्छी बात है। तो उसमें कैसा लिखोगे, कुछ सोच सकते हो, शायद सोच लिया होगा, फार्मर सुसाइड, फार्मर सुसाइड। तो इसके अंदर भी कम होने के चांसेस हैं। अगर फार्मर को क्यों कर रहे हैं, आपको पता ही है ना क्यों कर रहे हैं, तो अगर ये चीजें उसको मदद करेंगी, उसकी उपज बढ़ाएंगी, उसको अच्छा कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट मिलेगा, तो वो क्यों नहीं करेगा ये चीजें। लेकिन इसके लिए आप एक छोटा सा इसमें डाल सकते हो आंसर को, थोड़ा सा होलसम बनाने के लिए, कि भाई इसमें तकलीफ ये है कि भारत में इसके बायोटेक्नोलॉजी के लिए लोगों के मन में बहुत डाउट है, लोगों को जानकारी नहीं है, तो क्या करना चाहिए। तो इसके लिए भी सरकार को थोड़ा काम करना चाहिए। प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको किसानों तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि हम टेस्ट करके आपको चीज़ देंगे, आप उसको यूज़ करो। खासकर जो ICMR है, ओके, एग्रीकल्चर जो रिसर्च में इन्वॉल्व हैं लोग, इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उनको करना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसे आप एक होलसम आंसर बना सकते हो। हाँ देखो, एक और चीज़ है होलसम आंसर, एक और टिप जैसे मैं आपको दूंगा कि आंसर के हर पहलू को देखो, चाहे पूछा ना गया हो। अगर उसने बोला है कि बहुत पॉजिटिव आंसर मतलब सवाल है, उसमें भी आप थोड़ा सा नेगेटिव घुसा दो, जैसे मैंने यहां घुसाया। ओके, ऐसे ही हम आगे देखते रहेंगे। ये एक टिप हो गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन ओवरऑल, सेकंड क्वेश्चन इन बायोटेक्नोलॉजी, है ना। अब इसमें देखते हैं कि ये आया था 2018 में, 250 मार्क्स का है, और सॉरी 250 वर्ड्स का है और 15 मार्क्स का है। एक सेकेंड, मैं जस्ट इंक चेंज कर लूँ। तो वाई देयर इज सो मच एक्टिविटी, इतनी हलचल क्यों है इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब देखो, पूरे विदेश मतलब पूरे दुनिया में नहीं बोला है, अपने देश में बोला है। उसके बाद ये बायोफार्मा,
इसकी मदद कैसे करेगा। अब आप सोचोगे अरे बाप रे ये क्या होता है। बेसिकली ये सिंपल सी बात है, बायोटेक्नोलॉजी और मेडिसिन का मेल है। ये भी हमने अपने लेक्चर सीरीज में कवर किया है। ओके, ये मैंने इसका पूरा अच्छा सा टॉपिक एक आपको पढ़ाई कि क्या क्या फ़ायदे हैं। मैंने आपको उसमें थ्योरी नहीं पढ़ाई है, उसमें एक्चुअल एप्लीकेशन पढ़ाई है, जो आप सीधी सी बात है पढ़ के जाओ चिपका दो। कुछ चीज़ें चिपकानी पड़ती हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे आइडिया को यूज़ करो। ओके, अब देखो कैसे पूछा, आपको समझ में आ गया। बेनिफिट बोल रहा है, टेक्नोलॉजी क्या है वो नहीं पूछा है, वो प्री का काम है। उसका क्या पूछ लिया है, बेनिफिट। और उसके बाद पूछ लिया है एक पर्टिकुलर फील्ड में पूछ लिया है, एक किसी अलग से एरिया में पूछ लिया है। ठीक है, चलो अब इसके इंट्रोडक्शन में कैसे क्या लिखोगे बताओ, क्या सोच सकते हो। इंट्रो में सिंपल सी बात है, आप इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट कर दो। बायोटेक्नोलॉजी है क्या, सिंपल, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर स्टार्ट करो। क्योंकि मेंस में इतना अगर आपको क्लिक नहीं हो रहा है ना कुछ, सीधा डेफिनेशन से स्टार्ट कर दो, कोई इशू नहीं है। ओके, फिर एक दो लाइन का इंट्रोडक्शन दे दो बस, ठीक। और यहां देखो, यहां पे आप क्या कर सकते हो, यहां पे आप इस आंसर को नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेट कर सकते हो। कैसे, मैंने वहां आपको क्या पढ़ाया कि वो एक इनेबलिंग टेक्नोलॉजी है ना, वही आप यहां लिख दो। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर के जो सवाल होते हैं ना, सॉल्व करने का यही फायदा होता है कि आप इन चीजों को दूसरे सवाल में यूज कर सकते हो, अगर आपका दिमाग थोड़ा अच्छा चल रहा हो, प्रैक्टिस करी हो आपने। ओके, तो ये फायदा है। तो आप नैनो को यहाँ यूज कर लो इंट्रोडक्शन में, जो मैंने वहां पढ़ाया वो यहाँ चिपका दो इंट्रोडक्शन की, भाई ये तो बेस टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे जो फील्ड है उनमें ये काम आ रही है, तो इसलिए इसमें इतनी एक्टिविटी है। ठीक है, ऐसा आप इंट्रो लिखोगे, ध्यान रखना। पहला आप क्या लिखोगे कि उसकी डेफिनेशन लिख दो, फिर उसमें एक लाइन में लिख दो कि इट्स अ एनेबलिंग टेक्नोलॉजी। ओके, दैट इज व्हाई देयर इज सो मच एक्टिविटी। ओके, उसके बाद इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्यों इतनी एक्टिविटी है। देखो, पहले तो क्या हो रहा है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, तो उसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो रही है हर चीज की, है ना। खिलाओ भाई, खाना लाओ। ओके, तो डिमांड किस चीज की बढ़ रही है, खाने की बढ़ रही है, दवाइयों की बढ़ रही है, तो बेसिकली हर चीज की बढ़ रही है ना, रोटी की, कपड़े की, मकान की, सबकी बढ़ रही है। तो बायोटेक किसमें हेल्प कर सकता है, जैसे ही मैंने आपको बताया नैनोटेक वाला फंडा यूज करो कि ये हर चीज में घुस गया है बायोटेक अभी, खासकर खाने की चीजों में, है ना। ठीक है, वाई इज देयर सो मच टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो कुछ चीजों में इतना घुस गया है, जैसे खाने की चीजों में। बेसिकली हमारी हेल्थ के पूरे हर चीज, हर एस्पेक्ट को, हेल्थ के हर फेज को, या उसके बोल सकते हो आप पहलू को, ठीक है, हमारे हेल्थ के हर पहलू को ही इफेक्ट करने लग गया है। तो यही पॉइंट यूज करो कि नैनोटेक वाला ही पॉइंट यहां चिपका दो सारे, कि लिंक जो है उसको लिंक कर दो खाने से। उसके बाद फूड हो गया, मेडिसिन। ओके, अब बात क्या हो गई, अब देखो भारत के लिए क्या फायदा है, क्योंकि भारत में पॉपुलेशन इतनी है, फार्मर्स जो हैं, अब ये पिछले सवाल की नॉलेज हम यहाँ लिंक करते हैं, फार्मर्स जो हैं उनको बहुत जरूरत है ना, आउटपुट, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है हमें। तो इन सब चीजों के लिए बायोटेक्नोलॉजी जरूरी है, ये एक पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आप ये बोल सकते हो कि गवर्नमेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बहुत प्रोजेक्ट चलते हैं, तो इस वजह से एक वर्चुअस साइकिल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वर्चुअस साइकिल। इसमें क्या है कि देखो बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, तो सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए। ओके, यही चीज फिर इसकी वजह से एक्टिविटी और बढ़ाएगी, तो ये वर्चुअस साइकिल होगी। ठीक है, तो जितना भारत के लिए ये वैल्यू ला रहा है, उस वजह से सरकार ने भी बहुत स्टेप्स लिए हैं, और इसी की वजह से एक वर्चुअस साइकिल बन गई है, पॉजिटिव साइकिल बन गई है, जो एक दूसरे को ऐसे ही ये सर्कुलर वे में फीड कर रही है, मतलब एक दूसरे को इनपुट आउटपुट ये दे रही है। जैसे इसका जो आउटपुट आएगा वो एक्टिविटी देख के गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, गवर्नमेंट को देख के एक्टिविटी भी बढ़ रही है, ऐसे। ओके, चलो तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बेनिफिट्स इन बायोफार्मा। जो स्पेसिफिक पूछा था इन्होंने उसको देखते हैं। ठीक है, ये तो सीधी सी बात है, इसको आप ऐसे ही पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बायोफार्मा जो है उसके अंदर नया नया रिसर्च करने के तरीके बन रहे हैं।
क्योंकि मैंने आपको नैनो टेक्नोलॉजी का समझाया ना, वैसे ही यहाँ पे ये नए दरवाजे खोल रहा है। उसके बाद नई मेडिसिन बन रही हैं, नई टाइप की मेडिसिन, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, डायबिटीज की ट्रीटमेंट के लिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये आपको पता होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करना बायो टेक्नोलॉजी में, कि जैसे जीनोम, प्रोजेक्ट जीनोम जो है, नए चीजों को, बीमारी को ढूंढने के नए नए मेथड बन रहे हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, मतलब जैसे शरीर में जाके वो किसी एक ऑर्गन को जाके चेक कर रहा है अलग से, स्टेम सेल रिसर्च, जीन थेरेपीज, ये सब तो आपको पता है, बायोमार्कर्स, ये सब क्या है, ये देखो जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये प्रीलिम्स में आप पढ़ लेते हो, है ना। और आंसर राइटिंग में ये एक्सप्लेन करने का नहीं होता है, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करना होता है वो आंसर राइटिंग का, ये हमारे लेक्चर्स में कवर्ड है ऑलरेडी। ओके, तो ये सब हो गया। ये कहां से उठाया आपने? फैक्चुअली। ये जो था ये मेंस का होता है। ओके, मेंस की नॉलेज से बनता है ये। और इंट्रोड्यूस कैसे करना है, कंक्लूड कैसे करना है, ठीक है, बॉडी को स्ट्रक्चर कैसे करना है, ये हमारे आंसर राइटिंग में हम सीखेंगे। ओके, तो प्रीलिम्स में आप क्या सीखते हो? ये सब चीजें, बेनिफिट्स, नेगेटिव्स, है ना, गवर्नमेंट स्टेप्स। मेंस में आप हमसे सीखेंगे कि ऐसे समझना कि चीज को कैसे रिलेट करना है। उसके बाद आंसर राइटिंग सेशन में आप सीखेंगे कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, इनको कैसे लिखना है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, डायग्राम बनाना है कि नहीं। ओके, अब ये देखो, ये जो चीजें हैं, डायग्राम से याद आया, ये सब चीजें आप ऐसे सर्कुलर वे में बता सकते हो, ऐसे, या फिर ऐसे भी बता सकते हो। ओके, चलो अब कंक्लूजन पे आते हैं। इसमें आप क्या करोगे? जैसा मैंने बताया, एक बेसिक सा बनाया कि फ्यूचर को देखकर बनाना है। इसमें क्या है, हम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एक वर्चुअस साइकिल बन रही है ना, तो बहुत अच्छा पॉइंट आ जाता है कि गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए। अभी देखें तो जैसे एक I3 करके है, इनोवेट इन इंडिया, ये है नेशनल बायोफार्मा मिशन है। ओके, इनको गवर्नमेंट ने बनाया है। क्यों बनाया है? ताकि हमारे जो बायोफार्मा है और जो अदर सेक्टर्स हैं उनको बायोटेक्नोलॉजी से फायदा मिल सके। ठीक है, और एक सबसे अच्छी चीज से आप रिलेट कर सकते हो नैनोटेक को और बायोटेक, दोनों को आप किससे रिलेट कर सकते हो? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से। कैसे? देखो, यहां नई चीजें बन रही है। देखो, सबसे अच्छी बात क्या होती है, जो चीज बन रही होती है, न्यू बन रही होती है, नवी बन रही होती है, उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट बनने का ज्यादा स्कोप होता है। ठीक है, तो ये जो सेक्टर है इन दोनों का, इसके अंदर जॉब्स क्रिएट करने का बहुत स्कोप है। ओके, और एक और चीज कैसे हो सकती है, ये किस में जॉब बन सकती है? रिसर्च में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, मेडिकल टूरिज्म। ओके, उसके बाद भारत के लिए भी अच्छा है कि अफोर्डेबल मेडिसिन, तो वैसे ही हम जाने जाते हैं इसके लिए, तो अफोर्डेबल मेडिसिन हम यहाँ बना सकते हैं दूसरों से सस्ती, है ना, तो हम दवाइयाँ बेच भी सकते हैं। ओके, मेडिकल टूरिज्म भी आ सकता है। तो ऐसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, समझे? तो ऐसे आंसर कंक्लूजन ऐसे लिखना होता है। आई थिंक आपको अब समझ में आया होगा, है ना। मैं चाहता तो आपको ऐसे बता सकता, हाँ भाई कंक्लूजन में ये करना होता है, लेकिन अभी देखो चीज करने के बाद कैसे समझ में आ रही है वो देखो। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर होगा, है ना। तो इतनी सारी चीजें जो हैं मेडिकल में, मेडिसिन में, इसमें जो भी एप्लीकेशन है, आई होप ये क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, फोर्थ क्वेश्चन ओवरऑल और थर्ड क्वेश्चन है इस टॉपिक का। लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ द इंक। ओके, अब देखो ये थोड़ा सा अलग है, ये एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पे पूछा है। तो देखो इस सवाल में क्या होता है, जब आपको पता हो तो ठीक है, नहीं तो आप अगर वहां पे गेस मारना चाहें तो बात अलग है। आपका साइंस एंड टेक अलग अलग लेवल पे हो, अच्छे लेवल पे हो, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो अच्छी बात है। और एक और पॉइंट क्या हो जाता है कि देखो जब ऐसे सवाल आते हैं ना, कई बार नहीं समझ में आता, एग्जाम के प्रेशर में नहीं समझ में आता है, तो इसका एक अच्छा आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो कि अगर नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दो, मूव ऑन, है ना, दूसरे सवाल पे जाओ, वहां पे जाके काम करो, बस हो जाता है। कई बार आपको सवाल छोड़ना पड़ता है, लेकिन इसका फायदा उठाओ ना, दुखी मत हो इससे। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन है क्योंकि टोटल फैक्ट बेस्ड है। ओके, देखो स्टेम सेल थेरेपी इज गेनिंग पॉपुलैरिटी। देखो अब आप पैटर्न देख रहे हो, अब सवाल के जब चौथा सवाल देखा ना, तब मैं आपको बताना चाहता हूं एक पैटर्न है भाई एंड मेरे बहनों। पैटर्न क्या है कि जो चीज पॉपुलर बन रही है ना,
यूपीएससी उस पर पूछेगा। समझ रहे हो? कुछ चीज जो पॉपुलर हो रही है 1-2 साल से, उस पर रिसर्च चल रही है, या कोई कुछ कह रहा है, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कुछ कह रही है, तो वो उस पर सवाल पूछेंगे। ठीक है? तो स्टेम सेल इज गेनिंग पॉपुलैरिटी इन इंडिया टू ट्रीट अ वाइड वैरायटी ऑफ मेडिकल कंडीशंस इंक्लूडिंग ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया, डैमेज कॉर्निया, सेवरल बर्न्स। बहुत स्पेसिफिक हो गया। डिस्क्राइब ब्रीफली व्हाट स्टेम सेल थेरेपी इज एंड व्हाट एडवांटेजेस इट हैज ओवर अदर ट्रीटमेंट्स। अब सवाल को अगर समझें तो देखो, ये जो चीज है ना, इसको बोलते हैं कंटेक्स्ट। ये सिर्फ आपको एक बेस देने के लिए है, ये आपको एक संदर्भ देने के लिए है, कंटेक्स्ट देने के लिए है। असली सवाल यहां से शुरू होता है। तो उन्होंने क्या पूछा है, छोटे से उसमें बताओ कि स्टेम सेल थेरेपी क्या है, उसकी एडवांटेजेस क्या हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, दूसरे इलाजों पर उसका। अब इसमें देखो, ये मैंने आपको बताया, क्या बताया, रीड बिटवीन द लाइंस। तो यहां पे कहां से रीड बिटवीन करोगे? देखो, इन्होंने क्या बोला है कि दूसरे ट्रीटमेंट्स के ऊपर क्या है, लेकिन एग्जाम में आप चौंक जाओगे, अरे ये तो पढ़ा ही नहीं। बट आपने क्या पढ़ा होगा, नॉर्मल एडवांटेजेस पढ़े होंगे, नॉर्मल पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़े होंगे, उन्हीं को तोड़ मरोड़ के लिख दो। ठीक है? ये क्या मैं बता रहा हूं, ये आपको मैं ट्रिक्स बता रहा हूं। एग्जाम में कई बार क्या होता है, टेंशन हो जाती है, एंड वो जाहिर सी बात है, होती है। तो उस टाइम पे कैसे एक्ट करना है, क्या रूल्स आप टिप्स फॉलो कर सकते हो, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है? तो देखो, अब इंट्रो में आप क्या लिख दोगे, बताओ। देखो, अब इसने सीधे से पूछा है डिस्क्राइब ब्रीफली व्हाट स्टेम सेल थेरेपी इज। तो आप क्या बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे, प्रॉपर डेफिनेशन बताओगे, है ना? तो बेसिकली ये डेफिनेशन बता दी, उसके बाद, और ये 10 सवाल 10 मार्क्स का है, ध्यान रखना, तो इतना बड़ा नहीं लिखना है। ओके? तो अब मैं आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं, डिस्कस करेंगे आगे जाके। डेफिनेशन में बता दिया क्या है, एक लाइन में 2 लाइन में एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस बता दिया, लेकिन अब इसमें लफड़ा क्या है, सॉरी, दूसरी टेक्नोलॉजीज में लफड़ा क्या है। लफड़ा ये है कि जैसे ये देखो, अगर आपको ये पता है, ल्यूकीमिया ये सब जो है मेनली कैंसर की चीजें हैं, डैमेज कॉर्निया और सेवरल बर्न्स अदर चीज है। ल्यूकीमिया, थैलेसीमिया क्या हो गया, कैंसर ट्रीटमेंट्स हो गई। तो इसके अंदर क्या होता है, कीमोथेरेपी होता है। एक कीमोथेरेपी का नुकसान क्या होता है, अगर आपको याद हो तो, वो अच्छे सेल्स को भी मार देता है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन मेरा यही है, कहने का मतलब जो स्ट्रक्चर है यही है, आपको सवाल समझाने के लिए कि आपको स्टेम सेल थेरेपी क्या है वो बताना है, और दूसरी जो बीमारियों का जो इलाज है, जो थेरेपीज हैं, उसके ऊपर क्या फायदा है। तो क्या फायदा है, दूसरों का नुकसान थोड़ा सा बताओ, इसका फायदा बताओ, चलो आगे। ओके? तो अब देखो, हम अब इसको देखते हैं। तो जब डिफाइन कर दिया ब्रीफली, तो आगे क्या हो सकता है, अब इसमें फायदा क्या हो सकता है। तो नेगेटिव, जैसे मैंने आपको कीमो का थेरेपी का एग्जांपल दिया, आप एक एग्जांपल लिख दो, बहुत हो गया। अब उसके बाद ये बेटर कैसे है, इस पे ध्यान देना है, ये मेन आंसर है। 6 मार्क्स का ये होगा। डिफाइन कर दिया, दूसरे में नुकसान क्या है फॉर एग्जांपल वो बता दिया, तो यहीं पे आपके 3 से 4 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। 6 मार्क्स का ये हो गया। अब ये लिख दिया आपने ढंग से, 2 यहां मिल जाएंगे, 2 से 3 यहां मिल जाएंगे, 4 भी मिल सकते हैं अगर बहुत अच्छा लिख दिया तो। ओके? डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, जो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है? अब देखो, सक्सेस रेट जैसे आपको इसमें होगा कि जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, स्टेम सेल थेरेपी जो है ना, उसका बेटर सक्सेस रेट है। क्यों? क्योंकि जो ये आपको पता होगा, जो सेल्स होते हैं वो पेशेंट से ही लिए जाते हैं, तो उसकी बॉडी जो है उसको रिजेक्ट नहीं करती है। अब देखो, रेयर डिसीज जैसे थैलेसीमिया, ल्यूकीमिया होता है, इसमें जो लॉन्ग टर्म रिलीफ है उसके लिए थोड़ा सा, जैसे बोल सकते हैं ना, नॉन कन्वेंशनल या नॉट, बेसिकली रेयर डिजीज, रेयर इलाज, खत्म। ओके? बट इसमें क्या है कि जो फॉल्टी सेल्स हैं, सिर्फ उन्हीं को आप रिप्लेस कर सकते हो स्टेम सेल से, मतलब हेल्दी जो सेल्स हैं उनको नुकसान नहीं होगा। ठीक है? उसके बाद एक और चीज है कि इसमें रिकवरी थोड़ी तेज होती है। ओके? ये तो सबको पता है। और इसके अंदर, क्योंकि इसमें जो सेल्स होते हैं वो उसी इंसान के इंट्रोड्यूस होते हैं, तो जो बॉडी होती है इंसान की, वो रिजेक्ट नहीं करती है वो सेल, उसको एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद इसमें बहुत कम, जैसे काटा पीटी बहुत कम होती है, बहुत कम। ठीक है? जैसे जो नॉर्मल सर्जरीज होती है उसमें स्कार बन जाता है और निशान रह जाता है। ओके? तो ये सब फायदे हैं। तो इसमें आपको देखो, पता क्या करना है, कंपेयर करना है। जैसे इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये हो गया।
उसके बाद स्कार का इसमें एग्जांपल हो गया। फास्टर रिकवरी में आप ये लिख सकते हो क्यों, क्योंकि उसी खुद के सेल यूज हो रहे हैं। उसके बाद रेयर डिजीजेस स्टेम सेल, इसमें आप क्या एग्जांपल ले सकते हो, कीमोथेरेपी वाला हाई सक्सेस रेट है। ओके, तो ऐसे आप कंपेयर करके एक ढंग का आंसर बना सकते हो। अगेन मेरा हमेशा से ये रहता है कि थोड़ा फ्यूचर देख के दिखाओ यूपीएससी को कि आपको फ्यूचर की अकल है, फिर आपको ये भी पता है कि गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या हैं। अब देखो सीधे सीधे इसमें तो पूछा नहीं है ना सवाल में, है ना, तो आप कंक्लूजन में कहीं तो लिखोगे। तो उससे क्या है, अगेन जो मेरा एक प्रिंसिपल है आपके लिए कि आप होलसम आंसर बनाओ। तो जो स्टेम सेल थेरेपी वगैरह है, जो टेक्नोलॉजी है, इसका बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ये जो टेक्नोलॉजी जो है स्टेम सेल थेरेपी, ये रेवोल्यूशनलाइज कर देगी किसको, ट्रीटमेंट को, फार्मा दवाइयों की जो इंडस्ट्री है। ऑल्दो ये जो स्टेम सेल थेरेपी है ये अभी भी रिसर्च के अंदर चल रही है, लेकिन गवर्नमेंट का इसको सपोर्ट है। कैसे सपोर्ट है, जैसे 2013 में गाइडलाइंस निकाली गई थी स्टेम सेल रिसर्च के लिए, देखो 2013 में निकाल दी थी। तो इससे क्या है, लोगों को क्लैरिटी रहती है और जो क्लिनिकल ट्रायल्स है उसको कंडक्ट करने में थोड़ी आसानी होती है। एथिकल मैनर में आप कंडक्ट कर पाओगे, लोगों को क्लैरिटी होगी। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ये फ्यूचर स्कोप लिख दो, गवर्नमेंट स्टेप लिख दो, कुछ भी समझ में नहीं आता प्री की नॉलेज यूज करो, आगे बढ़ो। तो ये थोड़े से आप बोल सकते हो हैक्स हैं या टिप्स हैं, ओके, जो हम आंसर राइटिंग सेशंस में आगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज इस सेशन के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेशन में लिखिए, और कुछ भी सजेशंस है प्लीज बताइए, सो दैट वी कैन इंक्लूड दैट फॉर यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कुछ भी है आप बिंदास लिखिए, ठीक है। चलो, ये आंसर राइटिंग सेशन के लिए इतना ही। आई होप आपके लिए काफी फायदेमंद हुआ होगा। ओके, चलो अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, विच विल बी ऑन नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलो बाय एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर लिसनिंग।